हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल AW ऑनलाइन एजुकेशन में। तो देखिए, आज हम इनऑर्गेनिक का चैप्टर फर्स्ट आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। और आज हमारा लेक्चर फर्स्ट है। ये जो आज हमारा लेक्चर फर्स्ट लेक्चर है, तो हम चैप्टर शुरू करने से पहले पीरियोडिक टेबल की कुछ आउटलाइनें, मतलब पीरियोडिक टेबल को कुछ थोड़ा आइडिया ले लेते हैं, जिससे हमें आगे आसानी होगी। देखिए, ये हमारा एस ब्लॉक है। एस ब्लॉक के अंदर एक और दो वर्ग आते हैं एस ब्लॉक के अंदर। उसके बाद हमारा देखिए पी ब्लॉक है। पी ब्लॉक के अंदर 1 2 3 4 5 और 6 वर्ग हमारी पी ब्लॉक के अंदर आते हैं। एस और पी ब्लॉक के बीच में हम डी वर्ग को रखते हैं, डी ब्लॉक को रखते हैं। और नीचे की तरफ हम एफ ब्लॉक को रखते हैं। एफ ब्लॉक में दो आवर्त होते हैं। पहले आवर्त को हम लेंथेनॉइड और दूसरे आवर्त को हम एक्टिनॉइड कहते हैं। देखिए, एस ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो सारे तत्व धातु तत्व होते हैं, और डी ब्लॉक के भी सभी तत्व धातु तत्व होते हैं। और जो पी ब्लॉक होता है उसके अंदर आप ये लाल सा कलर के जो एलिमेंट देख रहे हैं, ये एलिमेंट उपधातु होते हैं। और इन एलिमेंट के ऊपर ये अधातु होते हैं, और इन एलिमेंट के नीचे सारे तत्व जो होते हैं वो धातु तत्व होते हैं। और ये हमारा 18वां जो वर्ग है, इसके अंदर जो तत्व होते हैं वो सारे गैसीय तत्व होते हैं, और हम इन्हें नोबल गैसेस भी कहते हैं। और ये सारे तत्व अक्रिय तत्व भी कहलाते हैं। और हमारा एफ ब्लॉक होता है ये, जिसमें 4F और 5F को हम लेते हैं। तो देखिए, जो NCERT है उसके अंदर पीरियोडिक टेबल को समझाने के लिए बहुत से वैज्ञानिकों ने अपने अपने सिद्धांत दिए हैं। तो हम उन वैज्ञानिकों के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं, जिससे हमें आगे चैप्टर को पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि आवर्त सारणी का सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा, मतलब परिचय, आवर्त सारणी का परिचय। देखिए, आवर्त सारणी की हमें क्यों आवश्यकता पड़ी, तत्वों को इस तरह अरेंज करने की हमें क्या आवश्यकता पड़ी, और तत्वों को आवर्त सारणी में किस तरह अरेंज करा जाता है, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इनका जो परिचय है, देखिए इसमें लिख रहा है कि सभी ज्ञात तत्वों को उनको गुणों के आधार पर इस प्रकार, सभी ज्ञात तत्वों को इस प्रकार सारणीबद्ध करना कि, इस प्रकार सारणीबद्ध करना कि सभी समान गुण वाले तत्व एक ही वर्ग में आए, उसे हम आवर्त सारणी कहते हैं। जैसे अभी आपने देखा, ये देखा पीरियोडिक टेबल में जो हमारा एस ब्लॉक था, इसके ये एक वर्ग है, ये एक वर्ग है। तो इस वर्ग के जो सारे तत्व होते हैं उनके जो गुण होते हैं वो लगभग समान होते हैं। तो इसलिए आवर्त सारणी में तत्वों को उनके गुणों के आधार पर अरेंजमेंट, मतलब उनके गुणों के आधार पर उन्हें व्यवस्थित किया है। अब देखिए, इसमें दूसरा क्या पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है आवर्त सारणी का विकास। आवर्त सारणी का विकास, सबसे पहले देखिए आवर्त सारणी डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो सबसे पहले हमारे वैज्ञानिक आए, जो लिबोजियर का वर्गीकरण। तो लिबोजियर ने क्या कहा, लिबोजियर ने तत्वों को दो धातु और अधातु में वर्गीकृत किया। हाँ, यहाँ आपका एक क्वेश्चन बनता है कि लिबोजियर ने तत्वों को कौन से दो वर्गों में बांटा, तो आपका आंसर होगा धातु और अधातु तत्वों में। देखिए, हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी फ़िलहाल में ही नीट 2020 का एग्ज़ाम हुआ है, जिसमें पीरियोडिक टेबल से एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन और यही थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा गया है। क्या क्वेश्चन पूछा गया है उसके बारे में हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे, और हम आपको क्वेश्चन भी दिखाएंगे क्या क्वेश्चन पूछा गया है। इसलिए पीरियोडिक टेबल में बेसिक से पढ़ना आपके लिए लाभदायक होगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट भी
बढ़ेगा और एकदम बेसिक भी आपका क्लियर रहेगा। अब देखिए धातु कौन से तत्व होते हैं। धातु कौन से तत्व होते हैं? धातु वो तत्व होते हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। जैसे एस ब्लॉक के तत्व, एस ब्लॉक के तत्व के पास इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। जैसे सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर Na+ में बन जाता है, Na+ बन जाता है। अगर हम यहाँ देख लेते हैं, हम सोडियम का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो 1s2 2s2 2p6 3s1, तो ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर Na+ बना लेगा। ये पोटेशियम भी एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर Na+ बना लेगा। इसके बाद में देखिए जो बेरियम फैमिली होती है, बेरियम वर्ग होता है, वो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर Br+2 बनाते हैं, Br+2 बनाते हैं। देखिए बेरियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर, और ये इलेक्ट्रॉन क्यों त्यागते हैं, इनकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्यों टेंडेंसी होती है, सब कुछ आगे चर्चा की जाएगी। उसके बाद देखिए अधातु तत्व कौन से तत्व कहलाते हैं। अधातु तत्व को देख लेते हैं हम। अधातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की, अधातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं, प्रवृत्ति शो करते हैं। जैसे पी ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक में देखिए फ्लोरीन, फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा, फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा। अधातु वो तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, जैसे फ्लोरीन। अब फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखते हैं तो फ्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 9, 1s2 2s2 2p3 1s2 2p5 9 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके 2p6 बना लेगा। अब ये क्यों इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं इसके बारे में चर्चा हम आगे करेंगे। अब तो हम सिर्फ इतना देख रहे हैं कि लिवोजियर जो थे उन्होंने क्या हमें बताने की कोशिश की। उसके बाद देखिए हमारा जो लिवोजियर थे उनके जो सिद्धांत दिया उसके अंदर उसकी क्या दोष थे और क्या सीमाएं थी, क्या डिफेक्ट थे उसके अंदर और उसके अंदर क्या लिमिटेशन थे। देखिए जैसे जैसे तत्वों की संख्या बढ़ती गई यह वर्गीकरण तत्वों के अध्ययन के लिए अपर्याप्त होता गया। उसके बाद देखिए यहाँ कुछ तत्व हैं, देखिए पीरियोडिक टेबल में कुछ तत्व ऐसे भी होते हैं जो धातु व अधातु दोनों के बीच के गुण दर्शाते हैं, उन्हें हम उपधातु कहते हैं, उपधातु कहलाते हैं। लिवोजियर ने यह निश्चित नहीं कर पाए, लिवोजियर यह निश्चित नहीं कर पाए कि हम उपधातुओं को कहाँ रखें, उपधातुओं को कहाँ रखें, इस बारे में लिवोजियर ने हमें कुछ नहीं बताया। अब देखिए आगे एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था, वैज्ञानिक आए डोवरिनर। उन्होंने हमें क्या बताने की कोशिश की पीरियोडिक टेबल में, उन्होंने त्रिक नियम दिया। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि डोवरिनर ने कौन सा नियम दिया, तो आपका आंसर होगा त्रिक नियम दिया। तो इन्होंने क्या बताया, इसने समान रासायनिक गुणों वाले तीन तत्वों, मतलब इन्होंने कहा समान रासायनिक गुणों वाले तीन तत्वों, इन्होंने तीन तत्वों के कॉलम बनाए, तीन तत्वों के कॉलम बनाए जिन्हें हम त्रिक मतलब ट्राइड कहा गया। अब डोवरिनर त्रिक मध्य तत्व का परमाणु भार, डोवरिनर ने कहा इनके जो मध्य में तत्व का परमाणु भार है वो प्रथम व तृतीय तत्व के परमाणु भार के औसतन बराबर होता है। इसे हम एग्जाम्पल लेकर समझ लेते हैं। इसे हम एग्जाम्पल देखिए, जैसे एग्जाम्पल हमने लिया, ये हमारे पास क्लोरीन है और ये हमारे पास ब्रोमीन है और ये हमारे पास आयोडीन है।
अब इन्होंने क्या कहा डोब्रिनर ने कि आप क्लोरीन का परमाणु भार ले लीजिए और आयोडीन का परमाणु भार ले लीजिए। जब आप इनका परमाणु भार लेंगे तो ब्रोमीन का परमाणु भार, औसतन ब्रोमीन का परमाणु भार आपको मिल जाएगा। जैसे हमने 35.5 प्लस 127 को प्लस करा अपॉन 2 से भाग दे दिया तो हमें 81.2 मिला। इसके पीछे पॉइंट लगा हुआ है, 81.2 मिला। तो 81 जो होता है वो ब्रोमीन का परमाणु भार होता है। उसके बाद देखिए कैल्शियम का 40, एसआर का 87.6 और 137, ये हमारे पास परमाणु भार आया। सॉरी ये इसका ये कुछ, एक मिनट में क्लियर कर लेता हूँ। 127 ये हमारे पास Ba का परमाणु भार, ये मिस्टेक हो गई नोट्स बनाते हुए। तो देखिए आप 40 को 137 को प्लस करेंगे और डिवाइड भाग 2 से कर देंगे तो आपको 88.5 मतलब एसआर का परमाणु भार मिल जाएगा। उसके बाद देखिए आपको Li, Na, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। अब आप पोटेशियम का और लिथियम का परमाणु भार लेंगे, लिथियम और पोटेशियम का परमाणु भाग लेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको 23 मतलब सोडियम का परमाणु भार मिल जाएगा। ये नियम डोब्रिनर ने दिया। उसके बाद देखिए एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था न्यूलैंड। इन्होंने न्यूलैंड का अष्टक नियम दिया। ये अष्टक नियम, इसने तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया और आकलन किया कि 8वां तत्व के गुण पहले तत्व के गुण के समान होते हैं, जैसा कि संगीत के स्वरों को देखने में मिलता है। देखिए कैसे क्या बताया इन्होंने। अब देखिए संगीत के स्वर क्या थे, सा रे गा मा पा धा नी सा। अब इन्होंने कहा सा और सा पहला तत्व और 8वें तत्व के जो गुण हैं वो समान होते हैं। इन्होंने इस संगीत के स्वरों के जरिए हमें बताने की कोशिश की। जिस समय डोब्रिनर ने ये अष्टक का नियम आया, न्यूलैंड के अष्टक का नियम आया, उस टाइम पर अक्रिय गैसों की खोज नहीं हो पाई। उस समय अक्रिय गैसों की खोज नहीं हो पाई थी। अब देखिए लिथियम हमारा पहला तत्व है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां और देखिए 8वां। तो इन्होंने कहा था 8वें और पहले तत्व के जो गुण हैं वो औसतन समान होते हैं। लिथियम के गुण 8वें तत्व सोडियम के समान हैं एवं Be के गुण Mg के मैग्नीशियम के समान हैं। इसी प्रकार आगे के तत्व भी समानता रखते हैं। अब देखिए हम इसके और देख लेते हैं नीचे, इनकी दोष और सीमाएं क्या थीं। इनके दोष और सीमाएं क्या थी, इनके जो सिद्धांत था उसमें क्या क्या कमी थी। दोष और सिद्धांत सीमाएं, यह नियम केवल कैल्शियम तक वैध है, कैल्शियम तक ही ये नियम केवल कैल्शियम तक वैध है। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है, ये एटॉमिक नंबर 20 तक ही वैध है। क्यों? क्योंकि कैल्शियम के बाद डी ब्लॉक तत्वों की उपस्थिति के कारण ये 8 तत्वों की जगह 18 तत्वों का अंतर आ जाता है। देखिए लिथियम का 3, 4, 5, 6, 7, 8, उसके बाद में देखिए इन्हें अक्रिय गैस और उस टाइम पे फिर डी ब्लॉक की उपस्थिति के कारण इनका जो नियम था वो फेल हो गया।
इसके बाद में इनका जो नियम था वो वैलिड नहीं हो पाया। देखिए अक्रिय गैस की खोज के बाद और आवर्त सारणी में सम्मिलित होने के बाद ये क्षारीय धातु से 8वें तत्व हो गए, इसलिए इस नियम को अस्वीकृत कर दिया गया। ये नियम भी अस्वीकृत कर दिया गया। अब देखिए, अब हमारी आगे आते हैं मेंडलीफ ने, ये हम काट देते हैं, गलत टाइप हो गया है, गलत लिख गया है। उसके बाद देखिए ये है मेंडलीफ की आवर्त सारणी 1869 में दी गई थी, और इसे हम मेंडलीफ की आवर्त सारणी को इन्होंने क्या क्या नियम दिए और क्या क्या बताने का प्रयास किया, उसे हम अगले लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। देखिए ये मेरे हैंड राइटिंग नोट्स हैं जो मैंने बहुत इम्पोर्टेंट लाइनों को आपको दिखाने की कोशिश की है। अगर आपको हमारे ये चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।